हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज तो मेरे ख्याल से आप जानते हो, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं को मिला करके जो आकृति बनती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं को मिलाने से, जैसे मान लें कि एक आपकी ये है भुजा, एक ये भुजा, इन तीनों को आपस में देखो मिला दें तो सीधी बात है त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। देखो ये भी तो त्रिभुज है, कोई त्रिभुज हो सकता है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, ये भी त्रिभुज है, ये सभी त्रिभुज हैं। मतलब तीन भुजाएं जिसमें होती हैं वो सब त्रिभुज होते हैं, इतनी बात है। ठीक है बच्चों, यहां पर त्रिभुज की बात अगर करें तो मोस्टली बात है यहां पर समरूप त्रिभुजों की बात होगी। आपकी इस चैप्टर में काय की बात होगी? समरूप त्रिभुजों की बात होगी। तो कुछ समरूप आकृतियां हम और भी जान सकते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। जैसे कोई सर्किल, त्रिभुज, वृत्त की बात करें। देखो एक ये आपका एक कोई वृत्त है, ये क्या है? कोई आपका एक वृत्त है, और यदि इस वृत्त की त्रिज्या को घटा बढ़ा के कोई एक दूसरा वृत्त बना दें, ये मान लो ये भी वृत्त है, ये क्या है? ये भी वृत्त है। ये दोनों आकृतियां निश्चित रूप से समरूप आकृतियां कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी? समरूप आकृतियां कही जाएंगी। ये एक वृत्त और इसकी त्रिज्या बढ़ा के ये दूसरा वृत्त बना दिया गया है, तो ये दोनों वृत्त आपस में कैसे कहलाएंगे? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, ये समरूप आकृतियां हैं। देखो ये भी समरूप आकृतियां हैं। ये आपका एक वर्ग है, कोई मान लेते हैं ये क्या है? ये वर्ग है, और इसकी अगर वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं वर्ग की भुजा बढ़ा के अब आपका ये देखो इतना बड़ा वर्ग बन गया, ये भी आपकी समरूप आकृति कहलाएगी। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये आकृतियां कैसी कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अगर बात करें आयत की, एक ये आपका आयत है और इसमें अगर लंबाई को बढ़ा दें, चौड़ाई को बढ़ा दें, तो इस प्रकार से एक दूसरा आयत बन जाएगा। ये भी आपस में दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। कैसी आकृतियां कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। देखो ये आपका, देखो अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। ये आपका क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, और ये त्रिभुज है। और अगर ये त्रिभुज, देखो बात करें, ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज समरूप है। तो समरूप तभी होगा कब? देखो ध्यान दें, ये समरूप है, सीधा सीधी बात है। त्रिज्या बढ़ा दी जाए अगर या घटा दी जाए तो त्रिभुज, ये आपका जो सर्किल है अर्थात वृत्त है, ये वृत्त दोनों आपस में कैसे कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। ये देखो अगर वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो ये दोनों वर्ग भी आपस में समरूप वर्ग कहलाएंगे, मतलब समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ध्यान दें कि ये वाला देखो ये कितना कोण होता है? 90। इसका भी ये 90 कोण है, ये 90, मतलब कोण देखो बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर होने चाहिए, ये है ना। ये वर्ग है अगर तो 90-90 की सारी कोण होंगी। ये वर्ग है तो इसका मतलब ये भी 90-90 की सारी कोण होंगी। केवल बात ये है कि इसकी भुजा जितनी है उससे ज्यादा इसकी मतलब बड़ी भुजा ये। ठीक है, वर्ग की भुजा इसकी बड़ी है, इसकी वर्ग की भुजा छोटी है। तो ये दोनों आपकी कैसी आकृतियां हैं? समरूप आकृतियां हैं। यहां देखो लंबाई को बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को भी बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने पर अलग अलग दो आयत प्राप्त होते हैं। ये दोनों आयत आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। यहां बात करें अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में देखो ये वाला कोण है ना, ये कोण यदि इसके बराबर हो, ये वाला कोण, ये कोण यदि इसके बराबर हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि इस कोण के बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे त्रिभुज कहलाएंगे? समरूप। समरूप त्रिभुजों के लिए क्या याद रखना है आपको? संगत कोण बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक आपका त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। क्या है नाम इसका? PQR। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप तब कहलाएंगे जब कोण A का मान कोण P के बराबर हो, कोण B का मान कोण Q के बराबर हो, तथा कोण C का मान कोण R के बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर ऐसी पोजीशन है कि उसके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा कहलाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है।
ठीक है, समरूप त्रिभुज की इतनी बात है। इसके बाद देखो एक बात, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इतनी आकृतियां समरूप होती हैं किसी भी प्रकार का, देखो ध्यान दें। अब अगर हम बात करें आपसे, अगर किसी चतुर्भुज की बात करें, किसी चतुर्भुज की बात करें, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से आपको एक चतुर्भुज यहां पर हम बना के बताएं कि ये भी आपका, ये देखो क्या है, ये चतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज, और एक आपका यहां पर इस प्रकार से देखो हम चतुर्भुज बना दें, ये देखो हमने चतुर्भुज बना दिया, तो ये भी चतुर्भुज आपस में समरूप चतुर्भुज हो सकते हैं तब जबकि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, तथा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर यदि हो जाए तो ए बी सी डी चतुर्भुज और पी क्यू आर एस चतुर्भुज आपस में समरूप चतुर्भुज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? ए बी सी डी चतुर्भुज काय के समरूप होगा? पी क्यू आर एस चतुर्भुज के समरूप होगा तब जबकि उसकी संगत कोण आपस में बराबर हो, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो तथा कोण डी कोण एस के बराबर हो, इस प्रकार। ठीक है, तो ये समरूप आकृतियों की बात चल रही है। समरूप आकृतियां क्या है आपने समझ लिया। देखो यहां पर बड़े आराम से कुल बातें, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बड़े आराम से समझना है। समरूप, एक शब्द और आपने सुना होगा सर्वांगसम। समरूप और एक शब्द है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम और समरूप बहुत बिल्कुल अलग अलग, दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग। देखो बड़े आराम से समझो। समरूप का क्या मतलब है? समरूप का मतलब रूप जैसा उसका, एक का रूप दूसरे का रूप बराबर बराबर हो, समरूप हो गए, है ना। लेकिन सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सर्वांगसम होगा वो समरूप तो होगा लेकिन समरूप वाला सर्वांगसम नहीं होगा। देखो जैसे हम, ये आपका एक हथेली, एक हमारी हथेली, एक आपकी हथेली, एक हमारी हथेली, दो अलग अलग दो हथेलियां हो गई। रूप में देखें बिल्कुल जस्ट 1 2 3 4 5 उंगली, आपके भी हाथ पे 5 उंगली है, आपके भी पंजे में 5 उंगली है। तो जैसे हमारे इस पंजे की शकल है वैसे ही बिल्कुल जस्ट आपके पंजे की शकल है। तो हम कह सकते हैं कि आपका पंजा, हाथ का ये पंजा, और हमारा ये हाथ का पंजा और आपके हाथ के पंजे का शकल बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब ये दोनों समरूप आकृतियां कहलाएंगी, दोनों पंजे समरूप कहलाएंगे। लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारा अंगूठा, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, और आपकी अगर देखा जाए तो बड़ी छोटी है ना, तो बड़ी छोटी है। इसका मतलब समरूप तो हो सकती हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम हाँ, हमारा ये हाथ इस हाथ के समरूप हो, सर्वांगसम हो सकता है। क्योंकि यहां देखो ध्यान दें, बिल्कुल जस्ट ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, हथेली हथेली के बराबर, अंगूठा अंगूठे के बराबर, तो जस्ट बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम भी है, समरूप भी कह सकते। सर्वांगसम को समरूप कह सकते हैं लेकिन समरूप को सर्वांगसम कतई नहीं कह सकते। समरूप को सर्वांगसम कतई नहीं कह सकते। समरूप सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वांगसम है उसको समरूप कहना बिल्कुल जायज होगा, कह सकते हो। ठीक है, समझ में आई। सर्वांगसम तभी होगा जब एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रख दी जाए और वो पूरी पूरी ढक जाए। जैसे हम ये कहें कि ये हमारी हथेली, इसके ऊपर हमने रख दी ना, पूरी रख दी, तो अब देखिए एक ही हथेली दिख रही होगी। ये वाली देखो तो ये नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, है ना, ये नहीं दिख रही। अगर इसको इसके ऊपर हमने रख दिया तो इसका मतलब एक ही आकृति दिखे। अगर ये वाली देखो ध्यान दें, ये वाली आकृति इसके ऊपर रख दी जाए तो क्या ये छोटी बन जाएगी? ये तो इसके भीतर घुस जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ये वाली बड़ी है, ये इसके ऊपर रख दे तो ये छोटी मिलेगी, मतलब ये बिल्कुल उसके ऊपर नहीं ढक रही है। यदि ये बिल्कुल उसके ऊपर ढक जाए, मतलब ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाए, ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाए, ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाए और ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाए, तो जस्ट हम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे।
यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी भुजा है, ये देखो बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, इसके ऊपर रखे होगे तो पूरी पूरी नहीं ढकेगी, है ना। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, समरूप, एक रूप की तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। इसी प्रकार बिल्कुल बात करें इन त्रिभुजों की, ये त्रिभुज देखो ध्यान दें, ये वाली भुजा इसके बराबर तो है नहीं, अगर इसको इसके ऊपर रख दें, अगर इसको इसके ऊपर रख दें तो ये छोटी है और ये बड़ी है ना, बड़ी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा है, समरूप तो है, सर्वांग सम कतई नहीं। ठीक है, तो सर्वांग सम और समरूप की जो अंतर है वो आपने समझा। ठीक है, सर्वांग सम क्या है, समरूप क्या है, आपने समझा। चलिए